हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम में देखेंगे कौन कौन से आर्गन आते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, किस तरह से वो फिजियोलॉजी है उन आर्गन्स की, इन सबको स्टडी करेंगे। तो देखिए यूरिनरी सिस्टम में जो जो आपका मेन ऑर्गन है वो है किडनी। किडनी को हिंदी में ब्रिक भी बोलते हैं। ब्रिक का काम क्या होता है कि छानने का काम, फिल्टर करने का काम होता है। अगर कलर की बात की जाए कि ये इसका जो कलर है वो किस कलर का होता है, तो किडनी का कलर आपका डार्क रेड कलर का होता है। डार्क रेड का मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा लाल कलर का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, इसके कारण इसका जो कलर होगा वो डार्क रेड कलर का होगा। यदि हम शेप की बात करें, आकार की बात करें कि किस आकार की होती है, तो बीन शेप की होती है। हम कह सकते हैं कि जो सेम का बीज होता है लगभग उस आकार की आपकी किडनी होती है। साइज की बात करें तो स्पेशली साइज में लंबाई की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे तो ये 10 टू 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। चौड़ाई में बात करेंगे तो 5 टू 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगर वेट की बात करेंगे तो 120 टू 170 ग्राम मेल पर्सन में और 120 टू 135 ग्राम फीमेल में इसका वेट होता है, वजन होता है। हम कह सकते हैं कि मेल पर्सन में थोड़ा सा ज़्यादा वजन का होता है ये किडनी। चलिए उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि लोकेशन। देखिए लोकेशन का मतलब हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पे स्थित होता है। तो इसका जो मेन लोकेशन है वो है आपका T12 से L3 तक। T12 से L3। देखिए T12 का क्या है, ये है थोरेसिस, थोरेसिस वाला पार्ट है। ये इसका जो 12 सेगमेंट का होगा वहाँ से लेकर के, मान लीजिए ये आपकी एक तरह से क्या है, ये बैकबोन है, ये बैकबोन हो गई। देखिए सबसे ऊपर का पार्ट क्या होता है, ये होता है सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल होता है। उसके बाद क्या होता है, थोरेसिस होता है, फिर लंबर होता है, फिर सैक्रम होता है, फिर कॉक्सिजियल होता है। ऐसे ही तो होता है। 5 इसके जो सेगमेंट होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम के भाग होते हैं वो मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका सर्वाइकल होता है जो C1 से C7 तक होता है। थोरेसिस होता है T1 से T12। लंबर होता है L1 टू L5। सैक्रम एक होता है, कॉक्सिजियल एक होता है। हालांकि बचपन में ये बोन्स थोड़ा सा ज़्यादा होती है, 4-5 की संख्या में, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो बोन आपस में फ्यूज्ड होकर सैक्रम एक बन जाता है और कॉक्सिजियल भी एक बन जाता है। तो हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि किडनी का लोकेशन क्या होता है। तो देखिए मैंने कहा कि T12 टू L3 तक इसका जो पोजीशन होगा वो लोकेशन या लोकेटेड रहेगी। मान लीजिए कि ये आपका एक तरह से, हम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, ये आपका एक तरह से मान लीजिए ये लंग्स है, ये लंग्स हो गया, और उसके बाद इसको हम डायफ्राम मान लेते हैं, ये डायफ्राम हो गया। ये बीच का जो है इसको हम वर्टिब्रल कॉलम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कह दिया। अब हमारा जो मेन लोकेशन होगा वो हम कह सकते हैं कि इसी वर्टिब्रल कॉलम के पास में यहाँ पे ऐसे बीन शेप की प्रेजेंट होगी। ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ये बीन शेप मतलब सेम के आकार की, इसी हमारे जो T12 से लेकर के L3 तक का जो पार्ट होगा उसी के बीच में ये हमारी किडनी पीछे की ओर प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं कि राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे भी होती है। राइट किडनी जो होती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होती है, क्योंकि बॉडी का जो सबसे भारी आर्गन है वो आपका लीवर है। लीवर का वेट लगभग 1.5 kg होता है। लीवर का वेट कितना होता है? 1.5 kg। तो इसके कारण क्या होगा कि जो आपकी राइट साइड की किडनी है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ रहती है। इसका मेन कारण यही है। क्यों? क्योंकि लीवर आपके राइट साइड में प्रेजेंट होता है और राइट साइड में प्रेजेंट होने के कारण जो उसका वेट होता है 1.5 kg का होता है, जिसके कारण आपके जो राइट साइड की किडनी होगी वो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा नीचे होगी। मीन्स हम कह सकते हैं कि राइट किडनी थोड़ा सा ज़्यादा डाउनवर्ड की तरफ रहेगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से आर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर में जैसे कि देख पा रहे होंगे कि इसमें
सबसे ऊपर का ये जो ब्लैक कलर सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से क्या होता है, एड्रीनालिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। हालांकि इसको हम जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब उस टाइम डिस्कस कर लेंगे। अभी मेनली हम बात करेंगे किडनी के बारे में। तो देखिए, कोई भी आर्गन होगा उसके ऊपर कोई ना कोई मेम्ब्रेन होगी, कोई ना कोई आउटर लेयर होगी। तो सेम उसी तरह से ये आप देख रहे होंगे, ये जो बाहर का एक कवरिंग सा आया हुआ है, मेम्ब्रेन आई हुई है इस किडनी के ऊपर से, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रीनल कैप्सूल। इसको हम लोग बोलेंगे रीनल कैप्सूल, या हम कभी कभी रीनल कवर भी कह देते हैं, या जो भी है कि ये आप समझिए कि रीनल कैप्सूल। कैप्सूल क्यों, क्योंकि एज लाइक स्ट्रक्चर इसका कैप्सूल ही दिख रहा है। उसके बाद यदि आप अंदर की ओर देखेंगे तो देखिए, ये जो वेन्स आर्टरी आ रही हैं, वेन्स की बहुत सारी वेसल्स आ रही हैं, ये कहाँ जा रही हैं, आपके इसी किडनी के अंदर। देखिए, अब इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे ब्लड यहाँ पे आ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम हार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। ये सपोज करिए आपका हार्ट है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। इसमें देखिए, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, ये बाइकस्पिड हो गया, ये क्या हो गया, राइट ऑरिकल्स हो गया, ये राइट वेंट्रिकल्स हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल्स हो गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया। यहाँ से दो तरह से ब्लड आता है, एक तो इन्फीरियर वेना कावा से, और दूसरा कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना कावा से। इन्फीरियर वेना कावा का मतलब बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड आएगा, और सुपीरियर वेना कावा का मतलब कि आपके बॉडी के अपर पार्ट से आएगा। मेनली हमें समझना क्या है कि सबसे पहले ब्लड राइट ऑरिकल से एंट्री करेगा राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से ये चला जाएगा कहाँ को, लंग्स को। ये चला जाएगा लंग्स को। लंग्स को क्यों जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इसको ऑक्सीजनेटेड होना है। फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ये चला जाएगा हमारे लेफ्ट ऑरिकल्स में, बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एओर्टा के थ्रू। एओर्टा ऐसे, एओर्टा क्या है, एक तरह से महाधमनी समझ लो, इसको आप महाधमनी समझ सकते हो, धमनी, इसको एओर्टा भी बोलते हैं। इसका क्या होता है कि यहीं से हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी आर्गन है वहाँ को ब्लड की सप्लाई हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो जाती है। तो समझाना क्या है कि यहीं से एक हमारी जो एओर्ट आती है आर्टरी, उसका नाम हो जाता है डॉर्सल। इसका नाम हो जाएगा क्या, डॉर्सल एओर्टा। इसका नाम होगा क्या, डॉर्सल एओर्टा। फंक्शनिंग समझ में आएगी किस तरह से ब्लड एक तरह से पंप हो रहा है, वही पंप किया हुआ ब्लड हमारे इस किडनी में आ जाएगा इस डॉर्सल एओर्टा के थ्रू। उसके बाद जैसे ही ब्लड यहाँ पे एंट्री करेगा, यहाँ पे एंट्री करने के बाद इस आर्टरी के थ्रू हमारे इस पोर्शन में यहाँ तक पूरा बिखरी हुई होती हैं बहुत सारी आर्टरीज। यहाँ पे हमारे जो प्रेजेंट होते हैं वो नेफ्रॉन्स के बहुत सारे गुच्छे प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि बंच लाइक स्ट्रक्चर या पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारे ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या होगा, तो जैसे ही ब्लड हमारा इस डॉर्सल एओर्टा के थ्रू किडनी में एंट्री करेगा तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है, फिल्टर करना। जो भी ब्लड में इम्प्योरिटीज हैं उनको फिल्टर करने का काम हमारा नेफ्रॉन्स करती हैं। तो नेफ्रॉन्स से फिल्टर होके ये आपके जो यूरेटर है, यूरेटर के थ्रू आ जाएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक तरह का बैग समझिए जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से आउट कर दिया जाता है। चलिए, इसको थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग समझ लेते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखिए कि ये जो इसी एक किडनी का ही इसका जो हम कह सकते हैं कि टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन, उसको देखते हैं कि किस तरह से इसके अंदर का भाग दिखाई देता है। तो देखिए, इसी किडनी को बात करेंगे तो ये जो सबसे आउटर लेयर है आप देख रहे हैं, ये आउटर लेयर के बाद एक अगल अलग से कवरिंग हुई है। इस अलग कवरिंग को हम लोग कह देते हैं रीनल कैप्सूल। ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या कहा, रीनल कैप्सूल।
क्यों? क्योंकि ये इसको कवर किए हुए है। उसके बाद का क्या भाग है? इसके अंदर आप देखिए ये वाले पार्ट को, जहाँ पे खाली स्पेस सा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हम कह सकते हैं कि एक तरह का आउटर का भाग होता है, बाहर का भाग होता है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कुछ बंच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब गुच्छे जैसी कुछ संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये नेफ्रॉन्स हैं। ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, लगभग हम कह सकते हैं कि 70 से 80,000 जो नेफ्रॉन्स हैं वो इकट्ठा होकर के एक तरह का बंच बना लेते हैं, गुच्छे बना लेते हैं। और ये लगभग हम कह सकते हैं कि 10 से 18 16 10 से 18 बंचेज में डिवाइड रहते हैं, बटे हुए होते हैं या अरेंज रहते हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहीं से फिल्ट्रेशन होता है। चलिए आगे की बात समझते हैं। ये आउटर का जो भाग हो गया आपका कॉर्टेक्स हो गया। अगर अंदर की बात करेंगे कि इसके अंदर कौन सा भाग होगा, तो ये देखिए ये जो अंदर वाला भाग है जहाँ पे इस नेफ्रॉन की पाइप प्रेजेंट है, हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो असेंडिंग या डिसेंडिंग या कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेडुला। देखिए कार्टेक्स थोड़ा सा आउटर पार्ट है, लेकिन जो मेडुला है वो इनर पार्ट होगा। तो ये इतनी बात सबको समझ में आई। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये देखिए जो बंचेज आप देख पा रहे हैं, ये बंचेज, ये बंचेज, ये बंचेज, ये सब क्या है? नेफ्रॉन्स का एक तरह से गुच्छा है। बहुत सारे गुच्छे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे ही हम हमारा ये यूरिन फिल्टर हो करके एक ये देखिए छोटी छोटी नालियों में आ रहा है, ये देखिए ये फिल्टर होके नालियों में आ रहा है, ये ऐसे करके। ये सब क्या है? हम कह सकते हैं कि ये इसको बोलते हैं हम लोग माइनर कैलिक्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइनर कैलिक्स। यहाँ ही लिख देते हैं माइनर कैलिक्स। ठीक बात है, माइनर कैलिक्स। अब ये जो छोटी छोटी नालियां आप देख रहे हैं, छोटी छोटी नालियां मिल करके एक तरह से बड़ी नालियां बनाएंगे। तो ये जो बड़ी नालियां आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं? मेजर कैलिक्स। तो ये दो चीज समझ में आई। जो सबसे पहला फिल्ट्रेशन होगा छोटी नली में आएगा, पाइप में आएगा, उसको हम माइनर कैलिक्स बोलेंगे। उसके बाद वो फिल्टर होके जो हमारी बड़ी नली बनाएगा, बड़ा पाइप बनाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मेजर कैलिक्स। तो ये दो बातें आपको समझ में आई। उसके बाद क्या होगा? ये जो मेजर कैलिक्स के बाद यहीं पे आपका रीनल पेल्विस प्रेजेंट होता है, अर्थात हम कह सकते हैं एक तरह से छोटे छोटे गड्ढे आपको नजर आएंगे। उस गड्ढे को हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस। उसको क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। इतनी बात क्लियर हुई। वहां से वो हमारा जो यूरिन होगा वो धीरे धीरे अब हमारे आएगा यूरेटर में। देखिए यूरेटर यहाँ पे शो किया गया है, ये देखिए ये पाइप है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? यूरेटर। यूरेटर क्या है? दोनों एक दो किडनी है, तो एक किडनी से एक यूरेटर आया होगा, दूसरे किडनी से दूसरा यूरेटर आया होगा। एक तरह का पाइप है जो कि जो पूरी तरह से फिल्टर्ड यूरिन है उसको डाउनवर्ड की तरफ लाने का काम करेगा। उसके बाद देखिए कि ये यूरेटर मैंने यहाँ शो कर दिया है। उसके बाद ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके आगे ऐसे धीरे धीरे नली बढ़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? यूरिनरी ब्लैडर। इसी में हमारा क्या होगा? यूरिन स्टोर करने का काम करेगा। फिर यहाँ से एक ओपनिंग हो जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू आपका जो यूरिन होगा वो बॉडी के आउट कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। ये तो बेसिक कुछ जानकारी हो गई कि किस तरह से यूरिन आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कैसे कैसे इसका फिजियोलॉजी हो गया। अब मेन हमको समझना है नेफ्रॉन के बारे में। तो हम लोग चलिए नेफ्रॉन को डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन का देखिए ये यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का नेफ्रॉन ही करता है।
तो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से इसमें पार्ट को क्या नाम दिया जाता है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो नेफ्रॉन है ये पूरी किडनी में, जो आपका पीछे ये किडनी में लगभग हम कह सकते हैं कि 10 लाख के आसपास ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन हम कह सकते हैं कि एक तरह की सेल की ट्यूब है। देखिए ये आप जो नेफ्रॉन का पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, सेल की एक तरह की ट्यूब है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरा आपको दिख रहा होगा। इसमें दो जो पार्ट हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है ग्लोमेरुलस। देखिए ये वाला जो है, ऐसे आप देख रहे हैं कि ये ऐसे गुच्छा लाइक कुछ आपको दिख रहा है, इसका नाम हो जाता है क्या, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। और दूसरे पार्ट को ये जो ऐसे देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आई हुई है पूरा नीचे तक, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्यूब कह देते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, ट्यूब। अच्छा, किडनी की बात की जा रही तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीनल ट्यूब। ये दो बात क्लियर हो गई। किडनी के नेफ्रॉन का सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, सबसे पहला कौन सा होगा, ग्लोमेरुलस, और दूसरा क्या होगा, रीनल ट्यूब। ये तो बात क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग इस तरह से समझेंगे कि रीनल ट्यूब का जो पहले का पार्ट होगा उसको हम वोमेन कैप्सूल कह देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, वोमेन कैप्सूल। जैसे मान लीजिए कि कोई गुब्बारा है, गुब्बारे को हवा भर दीजिए, उसके बाद उसको थोड़ा सा, मान लीजिए ये कोई ऐसा का गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरा है, इसको थोड़ा सा प्रेस करिए तो लगभग ऐसे कुछ यू शेप का या हल्का सा अर्धचंद्राकार आकृति का ये कुछ बनेगा। तो उसका काम क्या होगा कि ये देखिए एफरेंट ऑर्टियोल्स आ रही हैं। एफरेंट ऑर्टियोल्स का क्या मतलब होता है कि बहुत सारी ब्लड की एक तरह से गुच्छे आ रहे हैं। गुच्छों का काम ये होगा कि यहीं से ब्लड आपका जो भी आ रहा है यहीं से उसका मेन फिल्ट्रेशन होना होगा। तो जिस भी नली से आएगा उसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल्स बोलेंगे, और जिस भी कैपिलरी से या जिस भी रूट से जाने का काम होगा ब्लड का उसको हम एफरेंट ऑर्टियोल्स बोल देंगे। तो ये तो डिफरेंस हो गया कि एफरेंट ऑर्टियोल्स और इफरेंट ऑर्टियोल्स। एफरेंट में जो इसका वो होगा, लिख देता हूँ यहाँ पे, AFFERENT, एफरेंट आर्टियोल्स। और जिस रूट से जाने का काम करेगा इसको बोलेंगे क्या, एफरेंट आर्टियोल्स। ये बात क्लियर हुई। अब आप देखिए आगे जैसे ही चलेंगे यहाँ पे आपको कुछ ऐसे घुमावदार पाइप नजर आ रही होगी। ये घुमावदार पाइप क्या है, देखिए दो टर्म यूज होता है, एक तो प्रॉक्सिमल यूज होता है और दूसरा क्या यूज होता है, डिस्टल यूज होता है। तो जैसे किसी भी चीज के संदर्भ में, मान लीजिए यहाँ आपकी कोई वस्तु रखी है, इसके संदर्भ में अगर यहाँ पे दूसरी वस्तु का कंपेयर करेंगे तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल यूज होगा। अगर इस वस्तु के संदर्भ में दूसरा कोई वस्तु यहाँ रखी है तो जब यहाँ के लिए हम यूज टर्म करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिस्टल। तो ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे समझ लीजिए ये आपका जो वोमेन कैप्सूल है, वोमेन कैप्सूल, इसके पास वाली जो ऐसे घुमावदार पाइप आप देख रहे हैं इसको इसके नज़दीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या ट्यूब। ठीक है, कन्वोल्यूटेड क्या मतलब कि घुमावदार, ये घुमावदार आ रही है घूम घूम के, इसलिए इसको हम क्या बोल दिए, कन्वोल्यूटेड। और प्रॉक्सिमल का क्या मतलब हुआ कि ये जो आपका ये पार्ट है इसके नज़दीक में ही है, तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया प्रॉक्सिमल। अगर ये प्रॉक्सिमल है तो कोई ऐसा ट्यूब आगे चल के दूर में भी होगी जो घुमावदार होगी। तो आप देखिए ये यहाँ पे घुमावदार आ रही है लगभग इसी तरह से, तो इसको वर्ड हम जो यूज करेंगे इसको हम बोलेंगे क्या, डिस्टल कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, अब देखिए नीचे की और आप यदि देखेंगे तो ये एक यू शेप का या हम कह सकते हैं कि लूप लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। तो इसको हम लोग कह देते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं,
लूप ऑफ हेनले। तो इस तरह से हमने देखिए मेनली कौन कौन से वर्ड को पढ़ा या कौन कौन से पार्ट को जाना। देखिए जो सबसे पहले ब्लड लाने का काम करेगा, ये देखिए यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ये ब्लड आएगा, इस जो कैपिलरी बहुत सारी दिख रही हैं, गुच्छा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। जिस रूट से आएगा उसको हम एफरेंट आर्टियोल्स बोलेंगे। यहाँ गुच्छे से जो भी फिल्ट्रेशन हो करके आपका बाहर ब्लड निकलेगा उसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टियोल्स। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हुई। जो गुच्छा लाइक आपका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अर्धचंद्राकार का आकार का आपको देख रहे होंगे, उसके नीचे एक घुमावदार पाइप है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको वोमेन कैप्सूल बोलेंगे जो अर्धचंद्राकार टाइप का दिख रहा है। उसके बाद ये जो पाइप ऐसे घुमावदार आई है इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। देन नीचे की ओर आई हुई है लूप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लूप ऑफ हेनले हो जाएगा। आगे चल के यही पाइप फिर से घुमावदार हो जा रही है तो हम इसको कह देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट में ये वाला ट्यूब जो होगा वो कलेक्टिंग ट्यूब होगा। इसका काम क्या होगा, कलेक्टिंग ट्यूब, अर्थात अब ये फाइनली जो हमारा यूरिन होगा वो कलेक्ट करने का काम ये करेगा। तो ये तो बेसिक इसके कुछ ऑर्गन्स हो गए किडनी के। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले स्टेप में बात कर लेते हैं कि किस किस स्टेप पे कैसे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का क्या मतलब कि देखिए ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस जो गुच्छा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। तो यहाँ से हमारे जो भी ब्लड आ रहे हैं, ब्लड में आपको पता है कि आरबीसी भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, तमाम आयंस भी होते हैं, वाटर होता है, यूरिया, ग्लूकोज, मतलब हर जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही यहाँ से एंट्री होती है ब्लड की तो इस गुच्छे में आने के बाद क्या होता है, एक तरह से फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर क्या क्या हो जाएगा, आरबीसी हमारा फिल्टर हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी फिल्टर हो जाएगा, प्लेटलेट्स फिल्टर हो जाएगा, और अंदर क्या जाएगा उसके, देखिए अंदर जाएगा उसके वाटर चला जाएगा, आपका ग्लूकोज चला जाएगा और आयंस कुछ चले जाएंगे। ये इतनी बात आपको समझ में आई। तो मतलब जिस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए ये आपकी ब्लड की कोई वेसल्स आ रही है, ये ऐसे यू शेप्ड की बनी और यहाँ पे ऐसे कुछ बंचेज आप देख रहे होंगे, गुच्छे जैसी संरचना। तो यहाँ पे जिन जिन चीज़ों का फिल्ट्रेशन हो रहा है इसे ही हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब आपने देख लिया कि किन किन चीज़ों का फिल्ट्रेशन हो रहा है। आरबीसी अंदर नहीं जाएगा, इसके आरबीसी यहीं छन जाएगा, डब्ल्यूबीसी यहीं छन जाएगा, प्लेटलेट्स यहीं छन जाएगा, जबकि आपका वाटर जो होता है वो ग्लूकोज जो होगा, आयंस होगा, वो डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगा। आप इसमें स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में यही जो वाटर, ग्लूकोज, आयंस वगैरह हैं ये अब धीरे धीरे इस ट्यूब में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आगे की ओर बढ़ने का मतलब आप ऐसे समझिए कि एक तरह से रीअब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्प्शन क्यों होगा, क्योंकि अगर जितना भी अमाउंट यहाँ पे फिल्टर हुआ है अगर वो सब का सब निकल ही जाएगा इस ट्यूब के माध्यम से तो फिर आपके बॉडी में फ्लूइड की कमी हो सकती है। तो इसलिए क्या होगा कि इस स्टेप पे ये जो आप देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे होगा एक तरह से रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, वाटर का भी होगा, आयंस का भी होगा, ग्लूकोज का भी होगा। हम कह सकते हैं कि ये फिर से हमारे किस में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो रीअब्जॉर्प्शन भी होगा। रीअब्जॉर्प्शन क्यों होगा, क्योंकि अगर उतना ही अमाउंट हमारा फ्लूइड निकल जाएगा बॉडी से तो निश्चित रूप से बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाएगी। सेकेंड स्टेप पे है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर मतलब ये जो ट्यूब लाइक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये घुमावदार कन्वोल्यूटेड, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्यूबुलर। क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। अच्छा, रीअब्जॉर्प्शन में दो चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहला तो हम कहेंगे रीअब्जॉर्प्शन मीन्स एक तरह से चीज़ों को चुराना। चुराने का मतलब कि अब जो ये पाइप में है चीज़ें इनको हम पुनः कहाँ भेज देंगे, हमारे ब्लड में भेज देंगे वापस। और दूसरी चीज़ होता है सेक्रीशन, मतलब आउटर की जो चीज़ है, बाहर की जो चीज़ें हैं अगर अनवांटेड हैं, उनका कोई ज़रूरत नहीं है तो उसको हम पुनः इस ट्यूब में भेज देंगे जिसे हम बोलते हैं सेक्रीशन।
तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों का सिक्रेशन होता है, किन किन चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और ये जो रीअब्जॉर्प्शन होगा लगभग ये 70 to 80% होगा। किन किन चीज़ों का, चलिए सबसे पहले तो आपका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो वाटर का होगा, वाटर का हो जाएगा। आपका हम कह सकते हैं पोटेशियम का भी इसमें रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कैल्शियम आयन का भी हो जाएगा। उसके बाद आपका ग्लूकोज हो गया, ये सब सारी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पे हो जाएगा, पुनः इसी ब्लड में हो जाएगा। अब सेक्रेशन किन किन चीज़ों का होगा, यदि मान लीजिए पोटेशियम ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा है तो पुनः इस ट्यूब से हमारा जो पोटेशियम होगा वो सॉरी इस बाहर वाले एरिया से इस ट्यूब में सेक्रेट कर दिया जाएगा पोटेशियम को। यदि H+ आयन ज़्यादा है तो उसको भी सेक्रेट कर दिया जाएगा हमारे ट्यूब में। इसी तरह से आपका चाहे अमोनिया हो, सल्फोनामाइड हो, डायूरेटिक, जो भी सारी चीज़ें हैं आपके इस ट्यूब में सेक्रेट कर दी जाएंगी। इसलिए सेक्रेट कर दी जाएंगी क्योंकि अगर इनका अमाउंट बढ़ेगा आपके ब्लड में तो कहीं ना कहीं जो आपका फिजियोलॉजी है या हम कह सकते हैं कि हार्मफुल या वेस्ट मटेरियल बढ़ेगा तो वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लूप ऑफ हेल्ले की। तो लूप ऑफ हेल्ले का क्या मतलब हुआ, देखिए ये जो ऐसे ये लूप आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये डाउनवर्ड की तरफ आया है फिर ऊपर की ओर गया है। इस लूप में भी कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, ये हम कह सकते हैं कि मेनली वाटर के लिए परमिएबल होता है। और यहाँ पे जो कुछ एक तरह से कुछ पंप्स लगे होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं यहीं पे, जो कि अभी तक हमारे जो भी आयंस अपने आप से नहीं वो ट्यूब के बाहर निकल पाए हैं, उनको यदि अमाउंट ज़्यादा होगा तो ज़बरदस्ती हम कह सकते हैं कि उस सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू उन आयंस को बाहर निकालने का काम कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा नेफ्रॉन है वो फिल्टर करने का काम कर रहा है हमारे ब्लड से जो भी एक तरह से इम्प्योरिटीज है या अनवांटेड मटेरियल्स हैं उनको बाहर निकालने का काम कर रहा है। और उसमें मेनली ये जो हमारे नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट हैं इनको हम लोगों ने डिस्कस किया। यदि कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी का फंक्शन पूछ लेते हैं, किडनी का क्या बेसिक फंक्शन होता है, तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं फंक्शन ऑफ किडनी में, फंक्शंस की थोड़ा ऐसे 2-4 पॉइंट की बात कर लेंगे। ये क्या करेगा, रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर, रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब अगर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो उसको बाहर निकालने का काम करेगा। दूसरा क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे या वेस्ट मटेरियल होंगे उनको भी बाहर निकालने का काम करेगा। जैसे आपका मान लीजिए यूरिया है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, कुछ भी चीज़ें हैं, यूरिया हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, तो इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको बाहर निकालने का काम करेगा। तीसरा क्या है कि पीएच भी मेंटेन करने का काम करेगा, क्योंकि अगर आयंस वगैरह नहीं रिमूव आउट करेगा, बाहर भेजेगा, तो निश्चित रूप से आपके जो ट्यूब हैं या आपके ब्लड में इन आयंस की संख्या बढ़ेगी, आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिससे आपका पीएच भी हम कह सकते हैं कि वो इंक्रीज होगा। और हम लास्ट में ये भी कह सकते हैं जो तमाम तरह के टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स मतलब हार्मफुल जो सब्सटेंस है, जैसे बहुत सारी ड्रग ऐसी होती हैं कि जो लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती हैं, फिर वहाँ से वो ब्लड में आएंगी, देन आफ्टर फिर से वो किडनी में आएंगी, उनका फिल्ट्रेशन होगा। तो इस तरह की जो ड्रग होंगी उनका भी बॉडी से रिमूव करने का काम आपकी किडनी करती हैं।